नमस्कार, मैं डॉक्टर सुलक्ष्मी तोषणी फ्रॉम एसडी गवर्नमेंट कॉलेज व्यावर। आज हम देखेंगे कि इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में ऐसे कौन से व्यक्ति होते हैं जिनको अनुबंध करने की क्षमता होती है, जिनको अनुबंध करने का अधिकार प्राप्त होता है। तो अपन इसके अंदर देखेंगे कॉन्ट्रैक्चुअल कैपेसिटी ऑफ पार्टीज। तो इसमें है कि ऐसा कोई भी पर्सन जिसने अपनी माइनॉरिटी एज को कंप्लीट कर लिया है और जो साउंड माइंडेड पर्सन है तो वो व्यक्ति कॉन्ट्रैक्ट कर सकता है। अब इसके साथ में है कि एक ऐसा व्यक्ति हो जो कि जिस एक्ट के अंतर्गत वो कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है उस एक्ट के अकॉर्डिंग उसे डिस्क्वालीफाइड डिक्लेयर नहीं किया गया है, वो व्यक्ति भी कॉन्ट्रैक्ट कर सकता है। तो इस तरह से अपन कह सकते हैं कि कुल मिलाकर के 3 तरह की पार्टीज होगी जो कि अनुबंध करने के लिए आयोग की घोषित की गई है। तो वो जो डिस्क्वालीफाइड की गई है उसमें अपन शामिल करेंगे। सबसे पहले तो हो जाएगा माइनर पर्सन, फिर हो जाएगा अनसाउंड माइंडेड पर्सन और थर्ड होएगा ऑल सभी ऐसे व्यक्ति जिनको कि अनुबंध करने के लिए डिस्क्वालीफाइड डिक्लेयर किया गया है। तो ऐसे सारे व्यक्ति जो भी जिस एक्ट के अंतर्गत उन्हें किया गया है डिक्लेयर, तो वो उस एक्ट के अंतर्गत आते हैं, तो वो कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर सकते हैं। वो चाहे उनकी हायर पोजीशन के कारण से हो सकता है, उनकी कोई लोअर पोजीशन के कारण से हो सकता है, उन्होंने कोई ऐसा कार्य किया है जिसके कारण से वो उस अनुबंध को करने के लिए डिस्क्वालीफाइड डिक्लेयर किए गए हैं। तो इस तरह के सारे व्यक्ति इस कैटेगरी में आ जाएंगे। अब अपन सबसे पहले देखेंगे कि जो माइनर पर्सन है, क्या माइनर पर्सन कॉन्ट्रैक्ट कर सकता है। तो इसमें सबसे पहले अपन देखेंगे कि जो माइनर पर्सन है उसको कॉन्ट्रैक्ट करने का अधिकार नहीं होता है, परंतु जो माइनॉरिटी एज क्या हो। तो इसमें अपन देखते हैं कि जो माइनॉरिटी एक्ट जो मेजर वयस्कता एक्ट बना हुआ है तो उसमें ये दिया हुआ है कि कोई भी पर्सन जो अपने जीवन के 18 ईयर्स कंप्लीट कर लेता है उसको कॉन्ट्रैक्ट करने का अधिकार होता है। तो फर्स्ट हो गया कि जिसने अपने 18 ईयर्स कंप्लीट कर लिए हैं, और सेकंड ऐसे हो गए कि जिनके ऊपर उनका कोई गार्जियन, उनकी माइनॉरिटी एज में कोई गार्जियन अपॉइंट कर दिया गया है अथवा कोर्ट ऑफ वार्ड्स अपॉइंट कर दिया गया है। तो ऐसी कंडीशन में वो जब 21 ईयर्स के कंप्लीट होंगे तब उनको कोई भी कॉन्ट्रैक्ट करने का अधिकार मिलेगा, उसके पहले वो अधिकार नहीं मिलेगा। अब आपको लगेगा कि क्या इस तरह का प्रोटेक्शन क्यों दिया गया है माइनर को। तो जो माइनर को इस तरह का प्रोटेक्शन दिया गया है उसके पीछे भी कारण है कि चूँकि ये माना जाता है कि जो माइनर है उसकी जो बुद्धि है, उसकी सोचने की क्षमता है, तो वो कैपेसिटी पूरी डेवलप नहीं हो पाती है। और जब वो कैपेसिटी पूरी डेवलप नहीं होती है तो उसके साथ में जो कॉन्ट्रैक्ट किया जा रहा है उसके मेरिट्स डीमेरिट्स सोचने की क्षमता नहीं होती है। तो जब वो उसके बारे में सही तरह से डिसीजन लेने की स्थिति में नहीं होती है कि उसके साथ में कुछ गलत तो नहीं हो सकता है, तो इस तरह से उसको प्रोटेक्शन कोर्ट के द्वारा एक्ट के द्वारा दिया जा रहा है। तो कोई भी एक्ट के द्वारा उसको मतलब एक तरह से ये प्रोटेक्शन दिया गया है कि कोई भी माइनर के साथ में कॉन्ट्रैक्ट करे तो वो पहले सोच के करे, क्योंकि माइनर को एक्ट के द्वारा प्रोटेक्शन दिया गया है। और इसका कुल मिला के कारण है कि कोई भी जो दूसरी पार्टी है वो फालतू में जो भी माइनर है उसको अननेसेसरी किसी तरह से उसके साथ में गलत नहीं करे। तो ये सोच करके माइनर को प्रोटेक्शन दिया गया है। तो ये अपन ने देखा माइनर के संबंध में, माइनर कौन होता है, उसके साथ में किस तरह से कॉन्ट्रैक्ट किया जा सकता है। अब अपन देखेंगे कि जो माइनर है उसके साथ में कॉन्ट्रैक्ट क्या नहीं किया जा सकता है। ये अपन ने देखा कि कॉन्ट्रैक्ट नहीं हो सकता है, परंतु कई विशेष परिस्थितियों में माइनर जो एग्रीमेंट करता है उसको वो फॉलो भी करवा सकता है, परंतु उसके साथ में किस तरह से कॉन्ट्रैक्ट किया जाए कि उस कॉन्ट्रैक्ट को वैलिडिटी मिले। तो इसके लिए अपन माइनर के साथ में जो कॉन्ट्रैक्ट किए जाए उसके जो रूल्स रेगुलेशंस है या उसकी जो नेचर है कि किस तरह का कॉन्ट्रैक्ट हो सकता है उसके बारे में अपन देखेंगे। तो सबसे पहले अपन देखेंगे कि
जो माइनर के साथ में जो कॉन्ट्रैक्ट किया गया है वो एब्सोल्युटली वॉइड कॉन्ट्रैक्ट होता है। तो वॉइड कॉन्ट्रैक्ट मतलब कि ऐसा कॉन्ट्रैक्ट कि जिसका कॉन्ट्रैक्ट दोनों पार्टीज ने कॉन्ट्रैक्ट किया है परंतु और वो इसको पूरा करना चाहते हैं परंतु वो कानून के द्वारा इसको पूरा नहीं करवा सकते हैं। तो इस तरह से ये वॉइड कॉन्ट्रैक्ट की कैटेगरी में आ जाएगा। तो ये व्यर्थ हो गया और जो भी व्यर्थ होता है उसको कानून के द्वारा कभी भी परफॉर्म नहीं करवाया जा सकता है, क्योंकि कोई भी वॉइड जो एग्रीमेंट है उसको कभी भी वैलिड नहीं किया जा सकता है, चाहे दोनों पक्षकार इसके लिए तैयार हो जाए, क्योंकि वॉइड हमेशा वॉइड ही रहेगा। तो इस तरह से हम देखते हैं कि जो ये इसके साथ जो माइनर के साथ में किया गया है वो एब्सोल्युटली वॉइड कॉन्ट्रैक्ट होता है। अब इसमें अपन देखेंगे कि मतलब अपन इसको देखेंगे कि वॉइड एब इनिशियो, तो कि ये प्रारंभ से ही किया गया है तो अपन इसको वॉइड मानेंगे, ये वॉइड एग्रीमेंट की कैटेगरी में आएगा, क्योंकि जो प्रारंभ से ही वॉइड है तो वो कभी भी कॉन्ट्रैक्ट नहीं बन सकता है। तो अब इसमें एक केस बहुचर्चित है, उसका नाम है मोहरी बीबी बनाम धर्मोदास घोष। तो इसमें अपन देखेंगे कि जो धर्मोदास घोष है वो एक माइनर पर्सन होता है और वो माइनर पर्सन है उसको जो ब्रह्मोदत्त है तो उन्होंने उसको रुपए उधार दिए और जब रुपए उधार दिए तो बाद में जब वो इसका बॉन्ड बनवा रहे थे तब उनको मालूम पड़ा कि धर्मोदास माइनर पर्सन है, तो उन्होंने उससे एक स्टैम्प पेपर में लिखवा लिया कि वो वयस्क है। परंतु उसने जब उसको वयस्क लिखवा लिया, परंतु आप देखिए कि मैंने आपको बताया कि एब्सोल्युटली वॉइड एट बिगिनिंग, कि ये वॉइड स्टार्टिंग से है। तो जब उसने भले ही बाद में इसको लिखवा लिया है परंतु वो लिखवा लिया परंतु वो अब उसको वैलिड नहीं कर सकते हैं, क्योंकि वो इनिशियल स्टेज पर ही वो वॉइड था, तो उसको अब वो उसको वैलिड या वैध अनुबंध नहीं कर सकते हैं। तो ये ब्रह्मोदत्त के साथ धर्मोदास का केस हुआ था, परंतु बाद में इस ब्रह्मोदत्त की डेथ हो गई थी और उनकी मिसेज मोहरी बीबी ने इस केस को फाइट किया था, इसलिए इसका नाम मोहरी बीबी बनाम धर्मोदास घोष के नाम से रखा गया है। तो अब ये हो गया अपना कि एब्सोल्युटली वॉइड एग्रीमेंट होता है। अब इसके साथ में अपन देखेंगे एनफोर्समेंट ऑफ कॉन्ट्रैक्ट माइनर इज बेनिफिशियरी। अब देखिए कि मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था कि जो माइनर है उसके फायदे के लिए, उसके लाभ के लिए कॉन्ट्रैक्ट हो सकता है और वो भी पूरे सही तरीके से यदि किया गया है तो हो सकता है, अन्यथा नहीं होगा। तो अब ये अपन ने जो पहला देखा एब्सोल्युटली वॉइड, अब इसका बिल्कुल अपोजिट कॉन्ट्रैक्ट देखेंगे अपन इसमें कि जो माइनर है यदि उसको उससे फ़ायदा हो रहा है तो उस कंडीशन में, जैसे सपोज करिए कि माइनर ने किसी को कोई राशि उधार दे दी और जब उसने उसको उधार दी है तो वो माइनर था और जिसको दी है वो मेजर पर्सन था। तो जब मेजर व्यक्ति को मालूम पड़ता है कि ये माइनर है, माइनर के साथ में किया गया एग्रीमेंट इनिशियल स्टेज से ही वॉइड होता है, तो वो उसको वो अमाउंट लौटाने से इनकार कर देता है। परंतु चूंकि मैंने आपको बताया था कि माइनर के साथ में हमेशा एक्ट चलता है, तो माइनर के साथ में जब एक्ट चल रहा है तो इसका मतलब कि जो माइनर ने अपनी तरफ से सारे जो ऑब्लिगेशंस है वो कंप्लीट कर दिए और यहाँ माइनर को बेनिफिट हो रहा है। मतलब माइनर इस केस में, इस एग्जांपल में बेनिफिशियरी की पोजीशन में है, तो जब वो बेनिफिशियरी पोजीशन में है तो उसको अधिकार है कि वो सामने वाले जो वयस्क व्यक्ति है उससे अपनी राशि को प्राप्त कर सकता है। तो इस कंडीशन में अपन देखेंगे कि माइनर के साथ में जो एग्रीमेंट किया गया है उस एग्रीमेंट को कानून के द्वारा प्रवर्तित करवाया जा सकता है। तो इस तरह से वो बेनिफिशियरी पोजीशन में है यदि तो ये एनफोर्स हो सकता है, परंतु यदि माइनर बेनिफिशियरी पोजीशन में नहीं है तो माइनर के साथ में किया गया एग्रीमेंट इनिशियल स्टेज से वॉइड माना जाएगा। अब इसमें अपन देखेंगे कि रेस्टिट्यूशन एंड माइनर। अब अपन देखेंगे कि रेस्टिट्यूशन का मतलब होता है कि पक्षकारों ने जो आपस में एक दूसरे को जो लेन देन किया है,
तो उस लेन देन को वो वापस एक दूसरे को लौटा देता है, पास्ट पोजीशन में वो आ जाता है। तो ये क्या प्रत्यय स्थापना का अधिकार इसके ऊपर लागू होता है क्या? तो अपन इसमें देखेंगे कि यदि जो माइनर पर्सन है वो अपनी तरफ से कोर्ट से रिक्वेस्ट करता है कि इस कॉन्ट्रैक्ट को वॉइड डिक्लेयर कर दिया जाए, तो वो कह सकता है कि तो इसके अंतर्गत उस ठहराव को उस पक्षकार से जितने भी लाभ प्राप्त हो उस लाभों को उसे लौटाना होगा। परंतु दूसरे पक्षकार के द्वारा यदि प्रार्थना की जाती है तो इस कंडीशन में न्यायालय अवैध को कह सकता है कि उसने जो पक्षकारों को से लाभ प्राप्त किए हैं तो वो लौटा दे, क्योंकि जिस सीमा तक उसने लाभ प्राप्त किया है उस सीमा तक उसे वो लाभ लौटाने पड़ेंगे। तो इस तरह से अपन कह सकते हैं कि दोनों स्थिति में कि कोर्ट को उन परिस्थितियों के अकॉर्डिंग वो डिसीजन लेगा कि उसको प्रत्यय स्थापना का रेटिफिकेशन का अधिकार है या नहीं है। तो दोनों चीज़ें इसके ऊपर अप्लाई होती हैं। तो ये कोर्ट अपने विवेक से डिसाइड करेगी कि उसे किस तरह से कार्य करना है। अब इसमें अपन नेक्स्ट देखेंगे नो रेटिफिकेशन, कि कोई भी जो कॉन्ट्रैक्ट किया गया है, एग्रीमेंट जो भी किया गया है, क्या उसको बाद में रेटिफाई कर सकता है या उसको अपन अपने सहमति दे सकते हैं या उसको पूरा कर सकता है। तो इसमें अपन देखेंगे कि जब भी कोई भी वॉइड एग्रीमेंट होता है तो क्या उस वॉइड एग्रीमेंट का पुष्टिकरण हो सकता है। कभी भी कोई भी जो वॉइड एग्रीमेंट है उसको रेटिफाई नहीं किया जा सकता है। तो माइनर के साथ में किया गया जो एग्रीमेंट है वो भी वॉइड है, और वॉइड जो भी एग्रीमेंट है उनको रेटिफाई करके उसको वैलिड कॉन्ट्रैक्ट में नहीं कन्वर्ट किया जा सकता है। तो इस तरह से हम कहेंगे कि ये इसका रेटिफिकेशन नहीं हो सकता है। अब अपन देखेंगे कि डॉक्ट्राइन ऑफ एस्टॉपल डज नॉट अप्लाई। तो इसमें अपन देखते हैं कि जो डॉक्ट्राइन ऑफ एस्टॉपल की अवरोध का सिद्धांत या इसमें प्रदर्शन का सिद्धांत, अब देखिए कि यदि जो माइनर है वो अपने आप को प्रेजेंट करता है कि वो वो मेजर है और वो किसी के सामने अपने आप को मेजर बता करके कोई भी कॉन्ट्रैक्ट कर लेता है, तो क्या वो इस अनुबंध को पूरा करवाने में सफल हो सकता है। तो ये है कि कोई भी यदि कोई झूठ कपट के आधार पर यदि उसने कोई भी किया है तो वो इस अनुबंध को पूरा नहीं करवा सकता है, क्योंकि वो जो वयस्क है चाहे उसने कितना भी अपने आप को प्रदर्शित किया है वयस्क के रूप में, परंतु वो फिर भी वयस्क ही रहेगा और वयस्क के लिए वयस्क के जो अवयस्क है उसके द्वारा उस अनुबंध को पूरा नहीं करवाया जा सकता है। थैंक यू।